अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन माय चैनल। मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे जो मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक सवाल समझाए थे। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हम। हमारे पास सवाल है इफ़ x माइनस 2,6 इज इक्वल टू 4,y+2। कहने का मकसद ये है कि x माइनस 2 बराबर है 4 के और 6 बराबर है y+2 के। दो आपको ब्रैकेट दी हुई है जिनके बीच में इक्वल टू का साइन है। देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू डैश एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू डैश। अगर आपको ये दो ब्रैकेट दी हो जो कि आपस में बराबर हैं तो बताएं इसमें x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वी कैन इक्वेट द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर गिवन इन द गिवन क्वेश्चन। अब इसमें कहने का मकसद ये है कि जो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपको ये x माइनस 2 नज़र आ रहा है उसी पोजीशन पे आपको 4 नज़र आ रहा है, इसको इसके बराबर दे देंगे। जहाँ पर आपको 6 नज़र आ रहा है वहीं पर आपको कोमा के बाद 6 है तो कोमा के बाद y+2 है तो ये आपके पास इसके इक्वेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सोल्यूशन किया हुआ है। अब इस सोल्यूशन को भी आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने ये सोल्यूशन दोबारा से परफॉर्म कर रहा हूँ। x माइनस 2 कोमा 6 इक्वल टू y कोमा y+2। इसमें हमने ये करना है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है x माइनस 2 इसको हम बराबर कर देंगे 4 के, अलग से लिख देंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। आप बीच में लगा देंगे कोमा, फिर आप जो है ये 6 को आप बराबर कर देंगे y+2 के, तो आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू y+2 इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर देखें माइनस का 2 आपको नज़र आ रहा है। मैंने ये x की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। होता ये है कि जो नंबर माइनस का हो इज इक्वल टू की एक साइड पे, वो दूसरी साइड पे जाके प्लस का होता है। तो आप देखें जब माइनस का 2 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पहले से आपको 4 नज़र आ रहा है ना, आप 4 लिखा करें। जो चीज़ पहले से मौजूद हो जो नंबर उसको लिख दें, उसके बाद जो माइनस का है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इस तरीके से जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 6। ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बात करते हैं y की। अब यहाँ पर देखें नंबर एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे, वेरिएबल एक साइड पे ना, तो सवाल मैंने दोबारा उतार दिया, चलें कोई बात नहीं। अब ये जो 6 आप लिखेंगे ना, अब 6 के बाद लिखना क्या है आपने, देखें y+2 आपके पास नज़र आ रहा है, ये 2 आपके पास प्लस का है ना। अब ये 2 y के पास नहीं रहेगा, ये 2 जाएगा 6 के पास, तो 6 के पास आके ये 2 हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे आपके पास y अकेला हो जाएगा। बेसिकली मकसद यही होता है कि वेरिएबल को बिल्कुल अलग करें, ना तो वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हो, डिवाइड माइनस प्लस कुछ भी ना कर रहा हो। आपका वेरिएबल बिल्कुल अकेला होना चाहिए, तभी तो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आप। अब यहाँ पर देखें y की वैल्यू जो आ गई है, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो ये जो वैल्यू बनती है, और एक और बात भी मैंने आपको बताई थी कि हम जब इसको लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू आती है और फिर y की वैल्यू आती है, x कोमा y होता है। तो आपके पास वैल्यू आई है 6,4। तो हम ऑप्शन देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या है। हमारे ऑप्शन में ऑप्शन ए में 6,4, बी में 3,5, सी में 7,5 एंड डी में 8,9। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है 6,4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ़ s इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन द नंबर ऑफ ई एलिमेंट, सॉरी ये ई मिस टाइपिंग की वजह से आया होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इज़ टू S इज इक्वल टू। आपने ये बताना है कि अगर आपके पास S का सेट है और उसमें आपके पास 4 एलिमेंट है। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था ना कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट वो होता है जो अगर एक ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास डेटा मौजूद है, इन सब को हम कहते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट ये होता है। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास 4 एलिमेंट दिए हैं तो बताओ इसके कितने सेट बनेंगे। अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ये याद कर लीजिए। फार्मूला होता है P इंटू एस इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब आपके पास जो n है ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4। तो आपके पास n की 2 की पावर जो है 4 आ जाएगी, यानी n की जगह 4 आ जाएगा। अब आपको ये भी मालूम है जब 2 की पावर 4 हो तो इसका मतलब होता है 2 को 4 बार आपने मल्टीप्लाई करवाना है।
तो उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो आपके पास यहाँ आंसर आ रहा है 16। ये आपके पास आंसर है 16। तो ऑप्शन 16 हमारे पास मौजूद है, जिसमें ऑप्शन ए में 4 है, बी में 8 है, सी में 1 और ऑप्शन डी में 16 है। अगर मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं, क्योंकि ये सवाल सेट आ सकता है, इसमें 2 आ सकते हैं, 3 सेट आ सकते हैं, 4 सेट आ सकते हैं। इस सवाल की थोड़ी सी वजाहत कर दूं। वजाहत ये है कि सेट कैसे बनते हैं ना, 16 तो बनेंगे, लेकिन सेट बनते कैसे हैं। सेट ऐसे बनते हैं कि सबसे पहला जो सेट बनता है वो एम्प्टी सेट बनता है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा सेट आपके सामने सेट लिखा हुआ है, इसको सेट कहते हैं। जब आप नंबर ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन करते हैं ना, उसको सेट कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर इज कॉल्ड सेट। तो पहला सेट हमेशा खाली बनता है। जब इस तरीके से हम सेट बनाते हैं, इस 4 के 16 सेट बनेंगे। दूसरा सेट बनता है सिंगल सिंगल, ठीक है, 1 का सिंगल, 2 का सिंगल, फिर आपके पास बनेगा 3 का, फिर आपके पास बनेगा 4 का, ठीक है। इस तरह से सेट बनते हैं। अब ये आपके पास सिंगल सिंगल सेट बन गए। अब इसके बाद बनेगा डबल सेट। डबल सेट में आपके पास होगा 1,2, उसके बाद 1 का बनेगा 3 के साथ, उसके बाद 1 का बनेगा 4 के साथ, ये डबल बन गया। उसके बाद ऐसे ही आपका 2 का बनेगा 3 के साथ, फिर 2 का बनेगा 4 के साथ, ऐसे ही आपका 3 का बनेगा 4 के साथ, ठीक है। अब ये सेट काउंट करें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक हो गया, ठीक है। 11 के बाद अब यहाँ पे बनेगा 3 3 का सेट। अभी पहले आपने सिंगल बनाया, फिर डबल बनाया, अब आप बनाएंगे 3 3 का सेट। अब बनेगा 1 2 3, फिर आपके पास बनेगा 1 3 4। देखें आप खुद आपको समझ में आ गया होगा आपने करना कैसे। पहले मैंने 1 2 3 को लिया, फिर मैंने 1 का 3 4 के साथ किया। अब जो है 1 3 4 करूँगा, ठीक है। अब यहाँ देखें आप, जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा, 1 3 4, 1 3 4 के बाद बनेगा 2 3 4, ठीक है। यहाँ कर लेता हूँ 2 3 4। उसके बाद आपके पास बनेगा 4 का आखिरी 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा सा जगह की वजह से मुझे मसला हुआ है, बट समझाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि सेट होते क्या हैं। देखिए अब मैं जब इसको काउंट करूँगा ना, ये पूरे के पूरे 16 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इस तरीके से 16 सेट बनते हैं। और आपके पास अब 2 नंबर आए, 3 एलिमेंट आए, इसके अंदर 4 हैं, जितने भी आए तो आप ये फार्मूला लगा के, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस ये फार्मूला लगाना है और आपने यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, अ थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस विल बी द। सवाल कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप बताएं एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू नंबर नहीं बताना, आपने वैल्यू ये बताना है कि प्लस की होगी या माइनस की होगी। ये मैंने ग्राफ आपको समझाया है, ये मैंने क्वेश्चन जो है ना ढूंढ के निकाले हैं। इसमें तमाम के तमाम आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं। इससे पहले हम अलग अलग कैटेगरीज कर रहे थे, एक्स की वैल्यू वाले अलग कर रहे थे और बाकी सब फैक्टराइजेशन अलग कर रहे थे। इसमें इन क्वेश्चन में जो मेरे पास सेट है, इस सेट में सबका सम है, यानी हर क्वेश्चन हर कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो आपके पास क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, देखें इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके टेस्ट एग्जाम में आएगा। तो इसका सवाल का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी, हमने ये देखना है। तो मैंने आपको ये बताया था, ये पहले सवाल का ये मैंने आपको ये बताया था कि ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपके पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने ये बताना है थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो एक्स की लाइन है, एक्स की लाइन कहाँ जा रही है, देखिए हमने इस एरिया, यहाँ इस लाइन और इस लाइन के अंदर वाले एरिया में ढूंढना है प्लस का और माइनस का। ये जो एक्स नज़र आ रहा है आपको माइनस के नंबर नज़र आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस की होगी, और इसी एरिया में देखें वाई की वैल्यू जो है वो भी सारी माइनस में, तो वाई भी माइनस में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अपने ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में प्लस एंड माइनस, माइनस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस, प्लस एंड प्लस। तो कौन सा आंसर होगा गाइस? जी, आपका आंसर है सी, माइनस एंड माइनस। तो इससे ये पता चला कि आपके थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की और वाई की वैल्यू दोनों ही माइनस की होती हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि इस ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। इस ग्राफ को आपने बहुत अच्छा कर लेना है, एटलीस्ट 2-3 नंबर तो सेव करेंगे आप इस ग्राफ से।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने मौजूद है, ये भी ग्राफ वाला ही सवाल है। इसमें देखें द ऑर्डर पेयर 0,3 लाइज इन ऑन। आपने ये बताना है कि 0,3 कहाँ लाई करता है। ऑप्शन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट। ये स्पेलिंग गलत है इसकी, ओरिजिन की, ओरिजिन आपकी स्पेलिंग कुछ यूँ होगी ना। तो ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई है 0,3 ये कहाँ लाई करता है। अब ये देखें, पहली वैल्यू मैंने आपको बताया 0 जो है वो y हो x होगा और 3 जो है वो आपके पास y होगा, यानी पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y। अब इसमें देखें आप यहाँ पर जो आपके पास ये है ना लाइन जहाँ पर y है, y लिखा हुआ है, उस पर x 0 होता है। तो ये जो है y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और जो है आपका प्लस में है 3, तो इसका मतलब ये होगा कि वो लाई करता है आपके पास y एक्सिस पे। y एक्सिस पे लाई करता है क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस लाइन में आप देखें x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये y की लाइन है। तो आपका आंसर होगा y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 10 द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास जो है एक सिस्टम कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम, क्या कहलाता है, उसके ऑप्शन दिए हुए, आपने ये बेसिकली याद करना है ना, ये याद करने की चीज़ है। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है डेनरी, बाइनरी, रेक्टेंगुलर, फंक्शनल। तो आपका जो ये वर्ड याद कर लें, अगर ये कोऑर्डिनेट आएगा तो आपके पास इसका ऑप्शन होगा सी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की तरह बनेगा, यानी ये ग्राफ का क्वेश्चन है। जब ग्राफ पे आप कुछ अपलोड करते हैं यानी प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो कुछ इस तरह से आपका बनता है। मैं मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ, मान लें मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ। तो 8 और 4 के दरमियान मैं जो ड्रॉ करूँगा, यहाँ जो मैं ड्रॉ करूँगा ये हमारा रेक्टेंगल की शेप में ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से ये ड्रॉप अपलोड होगा। बस आप इसको जो है ना रेक्टेंगल और इस नाम से याद कर लें। जब इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाएंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा, ऐसी रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा।